गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक पाठ 1 पढ़ा था, 2 बैलों की कथा, गद्यखंड का, और काव्यखंड का हमने पढ़ा था कबीर। ठीक है। और उसके अलावा व्याकरण का हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उपसर्ग प्रत्यय। मतलब हमारे 3 चैप्टर हो गए थे और तीनों के हमने शायद आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस में पूरा क्वेश्चन आंसर्स मैंने अच्छे से उनका डिटेल में पूरा आपको बताया था। और अब आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, गद्य खंड का पार्ट 2, लहासा की ओर। ठीक है, गद्य खंड का पार्ट 2, लहासा की ओर। तो ये लहासा की ओर क्या है? एक यात्रा वृतांत है। तो यात्रा वृतांत जैसे कि हमारा साहित्य है, पूरा लेखन है ना, लेखन जो भी है, तो हमारे साहित्य के 2 भाग हैं, एक गद्य और एक काव्य। गद्य पद्य कह लो या गद्य और काव्य कह लो। गद्य में भी बहुत से मतलब लेखन होते हैं। गद्य में जैसे कि निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, आत्मकथा है और अपना ये यात्रा वृतांत है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आती है गद्य खंड में। काव्य खंड में वही अपना कविता है, दोहे, चौपाइयाँ, छंद, और ये सब किस में आते हैं? काव्य खंड में आते हैं। सब ये कवित्व जो हमने कबीर में पढ़े थे वो सब इसमें आते हैं, काव्य खंड के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पर गद्य साहित्य का जो गद्य है खंड, गद्य खंड में से हम आज यात्रा वृतांत पढ़ेंगे। तो यात्रा वृतांत, जो ये वाला यात्रा वृतांत है लहासा की ओर, इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। तो जो राहुल सांकृत्यायन है, उनका जीवन परिचय हम देखते हैं यहाँ पे कि बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उन्होंने काशी, आगरा और लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। सन 1930 में 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपनाया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। ठीक है। तो ये उनका जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, ये सब हमने पढ़ लिया। अब आगे देखिए कि उन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। ठीक है। अब उनकी रचनाएं हैं। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना आदि विविध विधाओं में साहित्य सृजन किया है। मैंने बताया था आपको साहित्य की 2 विधाएं होती हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। तो देखिए उन्होंने गद्य में कितनी सारी विधाएं उन्होंने लिखी थी। ठीक है, वो उसमें बताया है। उन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग उन्होंने लिखे हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा तक, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। उन्होंने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर विपुल लेखन किया। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 150 है, 150 है। उनकी भाषा बिल्कुल सरल और सहज थी, जो कि पढ़कर आसानी में से समझ में आती थी। उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया है। अब देखिए हम अब आते हैं पाठ के सार पर। तो पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि अब यहाँ देखिए कि किस तरह से नेपाल से तिब्बत जाते वक्त लेखक ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, क्या क्या उन्होंने अनुभव किया, क्या क्या उनको अच्छी बातें लगी, क्या क्या उन्हें बातें मतलब मन को छू गई इस तरह से, और क्या क्या उन्होंने आगे उस कठिनाइयां देखी, ये सब उन्होंने इस यात्रा वृतांत में लिखा है, जिसे अब हम शुरू करते हैं। पाठ का नाम है लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था
तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। ना ही तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वे आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वे चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद भी जाकर चौंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। अब देखिए, वहाँ पे नमक और मक्खन की चाय बनती है और यहाँ पे लेखक ने बताया कि वहाँ पे बहुत, अगर कुछ बातें ऐसी थी जो परेशान करती थी, तो कुछ बातें बहुत अच्छी भी थी। जैसे कि वहाँ के दर्शाया है कि कुछ जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, जो वहाँ नहीं थी। जैसे जाति पाति वहाँ नहीं थी, छुआछूत भेदभाव नहीं था, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर्दा प्रथा भी नहीं थी, यानी कि घर की बहुओं से पर्दा नहीं करवाया जाता था। तो लेखक कह रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ निम्न श्रेणी के, जो बहुत ही ज्यादा निम्न श्रेणी के भिखमंगे, भीख मांगने वाले होते थे, सिर्फ उन्हीं को घर में नहीं घुसने दिया जाता था। बाकी तो चाहे अनजान व्यक्ति हो तो भी वो बिल्कुल उनके घर में अंदर जाके अपने चाय बनाकर चाय पी सकता था, और नहीं तो उनको दे दो, वो बना के दे दें। और अगर आपको डर लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे मक्खन में से कुछ आधा मक्खन बचा के खुद काम में ले लेंगे, अगर ये आपको डर है तो वो खुद जाके भी चाय बना सकते थे। यानी कि वहाँ पे इस तरह सब पे विश्वास किया जाता था। मतलब आज जैसे हम आज के समय को देखते हैं कि हम किसी अनजान व्यक्ति को अंदर तक तो क्या, हम मेन गेट से अंदर नहीं आने देते हैं, लेकिन वहाँ का जो उस समय का जो माहौल था जब लेखक ने ये यात्रा की थी, उस समय पर इस तरह से था कि कोई भी व्यक्ति, सिर्फ एक निम्न श्रेणी का भिखमंगा ही होता था जिसे अंदर नहीं आने दिया जाता था। बाकी चाहे अनजान व्यक्ति हो तो भी वो अंदर जाके अपना काम कर सकता था, मीन्स चाय बनाकर पी सकता था। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी कि रास्ते का टैक्स, है ना, कर मांगते हैं ना, तो राहदारी मीन्स रास्ते का टैक्स मांगने आया। हमने वे दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब सुमति कौन है? सुमति गाइड है जो कि लेखक को लेके जा रहा है, लेखक उसके साथ जा रहे हैं, वो रास्ता दिखाता हुआ और लेखक को आगे लेके जा रहा है। ठीक है, तो सुमति के जान पहचान के आदमी, सुमति क्या है कि एक इस तरह का पंडित टाइप का था जो कि अपने ये डोरे और ये गले में पहनने के, हाथ में बांधने के डोरे वगैरह बनाते ना, डोरे गंडे वगैरह, वो काम वो किया करता था। और वहाँ उसको इसीलिए, क्योंकि गाइड भी था और ये काम भी करता था, इसीलिए सब लोग उसे अच्छे से जानते थे। उसके यजमान यानी कि जो उससे ये काम करवाते थे, पूजा पाठ का काम करवाते थे उससे, सुमति से, वो हर जगह पर थे। तो वो रास्ते भर, अब देखिए यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी, ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग में शराब पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। यानी लेखक ने क्या बताया कि पहले क्योंकि तिब्बत के रास्ते ऐसे आसानी से घुसने नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने भिखमंगे का वेश बनाकर अंदर गए, तो उनको भिखमंगे के वेश में भी लोगों ने रहने को जगह दे दी, अंदर तक आने दिया। और कुछ सालों बाद जब वो दोबारा उस यात्रा पर गए और एक भद्र वेश यानी सज्जन पुरुष के वेश में गए, तो भी उन्हें किसी ने ठहरने के लिए जगह नहीं दी, क्योंकि तब तक लोग विश्वास खो चुके थे। क्यों? क्योंकि वहां पर कई लोग छंग यानी शराब पीकर नशे में धुत रहते थे और अपने होशो हवास खो देते थे, इसलिए वहां पर लोगों ने उन्हें ठहरने को दोबारा जगह नहीं दी। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। डांडे एक जगह का नाम है।
16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोमला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भिखारी भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला अब देखिए लेखक ने पूरे पैराग्राफ में क्या बताया है कि जब वो डांडा थोंगला पार करने के लिए चल रहे थे तो वो निर्जन रास्ता था, दूर दूर तक कोई गांव कुछ भी नहीं था। और ये ऐसी जगह क्या है, डकैत यानी डाकू लोगों के लिए बिल्कुल सही होती है। तो वहां पे वो क्या करते थे, क्योंकि तिब्बत में हथियारों का कोई कानून नहीं था, क्योंकि जैसे लाइसेंस लेना पड़ता है, अगर हमें पिस्तौल लेनी पड़ती है तो लाइसेंस लेना पड़ता है, पिस्टल लेते हैं, गन लेते हैं, कुछ भी हम लोग लेते हैं इस तरह से कोई भी हथियार, तो हमें उसके लिए लाइसेंस दिखाना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसे ले सकते हैं। लेकिन उस समय पे क्योंकि वहां पे तिब्बत में इस तरह का कोई कानून नहीं था तो लोग पिस्तौल को जैसे हम लोग घरों में डंडे रहते हैं इस तरह से हर व्यक्ति के हाथ में वहां पे पिस्तौल रहती थी। तो इस डाकुओं के पास भी थी। अब निर्जन स्थान में वो आदमी को लूटने से पहले मार देते थे। क्यों? क्योंकि कहीं वो दोबारा उसे ना मार दे, इसलिए डर के पहले वो उसे मारते थे, फिर उसे वो लूटते थे। और क्योंकि कानून इतना ज्यादा सतर्क नहीं था तो कोई पकड़ा भी नहीं जाता था, ऐसे निर्जन स्थान में कोई गवाह भी नहीं होता था जिससे कि पुलिस कोई कार्यवाही करे। तो लेखक कह रहे हैं कि और हम इसीलिए भिखमंगे के वेश में गए थे पहली बार, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमें दिखता था तो हम जीभ निकालकर कुछ कुछ बोलकर और भीख मांगने लगते थे। तो वो डकैत क्या सोचते थे कि ये तो कोई भिखारी है, इसके पास क्या मिलेगा, इसलिए वो उसे नहीं मारते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। अब क्योंकि लेखक अब चढ़ रहे थे ऊपर और उनके पास इतना सामान था कि वो पैदल चलना बहुत मुश्किल था, चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने सुमति यानी अब जो उनके साथ गाइड चल रहा था उससे 2 घोड़े लेने के लिए कहा, क्योंकि वो पूरे उस एरिया से जाना हुआ था, इसलिए उसे कहा। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे पहाड़ भी थे जो बिल्कुल एकदम सिर्फ पत्थरों के अलावा उनपे ना कोई पेड़ था ना कोई बर्फ थी, इसलिए लेखक ने कहा है कि उनपे कुछ भी नहीं था। और कुछ पहाड़ियों पे कुछ चोटियां पहाड़ वाली दिखाई दी, बर्फ वाली दिखाई दी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉनक्विक्सो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये जो डॉनक्विक्सो है ये स्पेन के रहने वाले हैं, एक उपन्यासकार हैं। उनके लेखक को जब वो धीरे धीरे उनका घोड़ा चल रहा था तो उन्हें लेखक को उन्हीं का ही स्मरण हो आया। तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चल रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था।
मंगोल यानी कि तिब्बत की एक जाति है, तो सुमति मंगोल जाति का था। तो लेखक कह रहे हैं कि वैसे ही वो लाल मुंह के हो रहे हैं और लेखक लेट पहुंचे, इसलिए उसका मुंह और भी गुस्से में लाल था। अब लेखक लेट क्यों हुए? क्योंकि उनका घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था। तो सुमति का घोड़ा आगे निकल गया, लेखक का घोड़ा पीछे रह गया। और बीच रास्ते में जब दो रास्ते निकल रहे थे तो लेखक का घोड़ा और लेखक दोनों ही नहीं समझ पाए कि सही रास्ता कौन सा है, वो दूसरे रास्ते पर चले गए। फिर कुछ दूर जाके उन्हें पता चला कि ये रास्ता तो गलत है, तो वापस लौट के फिर सही रास्ते पर गए और वहां पहुंचने में लेट हुए। तो सुमति गुस्से में भरा हुआ था। अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्म थुप्पा पीने को मिला। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जैसे जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। अब क्या है कि सुमति जब रास्ता दिखाता हुआ लेखक को आगे लेके जा रहा था, तो बीच रास्ते में उसके बहुत से यजमान पड़ते थे। तो जिस गांव में वो ठहरते थे, तो सुमति क्या करता था? गंडे बनाता था, यानी डोरे वगैरह। तो वो कहाँ से लाकर बनाता था? बोध गया से लाके। अब बोध गया से लाए हुए कपड़े अगर खत्म हो जाते थे तो वो घर के ही कोई रंग बिरंगे कपड़े लेकर वो गंडे बना लिया करता था और उन्हीं को वो फिर अपने यजमानों को देता था। और लेखक ने कहा कि अगर ये रुकेगा, हम जिस भी गांव में रुकेंगे और फिर ये वहां भी गंडे देगा, उसके बाद ये आसपास जो उस गांव के आसपास के जो गांव हैं वहां भी अपने यजमानों को गंडे देने जाएगा, तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लेट हो जाऊंगा, देर हो जाएगी मुझे। इसलिए वो कहते हैं कि तुम जिस गांव में हम रुकते हैं उस गांव में बेशक अपने यजमानों को गंडे दे दो, लेकिन आसपास के गांव में मत जाओ। उसका जो भी नुकसान तुम्हें होगा मैं वो तुम्हें लहासा पहुंचने के बाद दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, भरिया यानी भार उठाने वाला, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में ले लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन अब वहाँ क्या कठिनाई आई उनको, क्या क्या देखो इसमें बताया उन्होंने कि एक तो वही भिखमंगे के रूप में भीख मांगते थे, फिर डाकू भी लूट लिया करते थे, और इसके बाद देखो ये एक कठिनाई ये आई कि उनका घोड़ा रास्ता भूल गया था। अब ये वाली कठिनाई ये देखिए कि जब वो रास्ते में चल रहे हैं तो मुंह पे तो सूरज है, तो एकदम तेज मुंह तप रहा है, लेकिन पीछे ठंडक है और इतनी है कि कंधा जो है वो ठंड से एकदम ठंडा हो रहा है। तो इससे भी क्या है, लेखक को परेशानी हो रही थी कि आगे तो इतनी धूप और पीछे इतना ठंडा, शरीर पे 2 तरह के प्रभाव पड़ रहे थे, तो उन्हें बीमार होने का भी डर था। लेकिन वह एक और यजमान से, यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। अब क्योंकि उनको भार उठाने वाला आदमी नहीं मिल रहा था, तो और जो सुमति था उसे अपने किसी यजमान के पास जाना था, जो कि कहाँ रहता था? शेखर विहार में। अब उसने क्या बहाना किया कि हमें यहाँ आदमी नहीं मिल रहा है भार उठाने वाला, तो वहाँ शेखर विहार में मिलेगा, चलो अपन उधर चलते हैं। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी, क्योंकि वहाँ पे जो बौद्ध धर्म के जो गुरु थे वो मठों में, यानी आश्रम होते हैं ना, ऐसे थोड़े थोड़े मठों में, आश्रमों में बटा हुआ था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं।
खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। अब क्योंकि बौद्ध धर्म में भिक्षु होते हैं, वो ही उनको भेजा जाता था खेती की देखभाल के लिए, और लोग उसे राजा के समान मानते थे उन्हें। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। यानी कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ होता है, वो जो 103 पोथियां थी बौद्ध धर्म की, वो उस मंदिर में उस कंजुर में रखी हुई थी, उस मंदिर में रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वे बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। 15-15 सेर यानी 15-15 किलो। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अब क्योंकि अभी तक तो लेखक को लहासा पहुंचने की जल्दी थी, तो वो सुमति को कहीं भी जाने से मना कर देते थे। अब लेखक ने 103 पोथियां जब देखी बौद्ध धर्म की, तो उनका तो मन उन्हीं में रम गया, और उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए उन्होंने, जैसे ही सुमति ने आसपास के गाँव में जाने की अनुमति मांगी, उन्होंने तुरंत दे दी, क्योंकि अब वो पुस्तकें पढ़ने में लीन हो चुके थे। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वे गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब देखो, नमसे कौन थे? वही मैंने आपको बताया था कि नमसे शेखर विहार की जो खेती थी उसके संभालने वाले, उसके मुखिया भिक्षु थे। ठीक है। अब उन्होंने वहां, क्योंकि नमसे के पास ही वो ठहरे हुए थे, तो उनसे विदाई ली और फिर वो आगे ल्हासा की ओर बढ़ गए। तो ये हमने अब ये चैप्टर पढ़ा, पार्ट पढ़ा हमने ल्हासा की ओर। इसमें लेखक ने जब नेपाल से वो ल्हासा की यात्रा के लिए निकले थे, उस बीच रास्ते में जो जो कठिनाइयां आई, जो जो चीजें उन्हें अच्छी लगी, उन्हीं सबका उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। अभी हमने ये पाठ पूरा पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी हम नजर डालेंगे। ठीक है।